चलिए भाई आगे हम लोग समझते हैं अपने टॉपिक को। कल हम लोग पढ़ रहे थे कल की क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन जब हम पढ़ रहे थे, क्योंकि इससे पहले लोग टॉपिक क्या पढ़े हैं, संधारित्र पढ़ चुके हैं, संधारित्र पढ़ चुके हैं, उसकी धारिता पढ़ चुके हैं। ठीक, जिससे मुख्य रूप से क्या आया था, चलना के भाई डी आया हुआ था ना, और जो धारिता आई थी हमारी वो हम लोग देखे थे कि उसको हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या होता है, मुख्य रूप से बढ़ाना होता है, घटाना नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैसे घटाते बढ़ाते हैं वो भी जान रहे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों के संयोजन में हम लोगों ने देखा था कितने प्रकार से होता है संयोजन, 3 प्रकार से। कौन कौन से? श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित संयोजन। या क्या बोला? श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और जिसमें हम लोग पहला एडिंग किए थे श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन में एडिंग जो किए थे हम लोग वो कितने संधारित्रों का किए थे? 3 तो हम लोग अपना श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े। श्रेणी क्रम संयोजन में सिस्टमैटिक टॉपिक को समझो, है ना। हम लोग संधारित्र को पढ़े, संधारित्र के बारे में, उसके बारे में ढेर सारी जानकारी लिए थे। फिर धारिता को पढ़े थे, धारिता में क्या क्या करना है वो सब चीजों को सीखे हैं। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ गए? संयोजन में। और संयोजन हम लोग कितने प्रकार पढ़ते हैं? 3 प्रकार से। जैसे हम पहला एडिंग किए थे श्रेणी क्रम संयोजन, और श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोगों ने जो किया था वो कितने संधारित्रों के लिए किया था? 3 संधारित्रों के लिए। कितने? 3 संधारित्रों के लिए। और 3 संधारित्रों का जो संयोजन आया था वो कितना आया था? सब लोग बताओ भाई। 3 संधारित्रों का संयोजन 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये सबकी कहानी है। हाँ, कहाँ C4 आया था जी? और C4 कर रहा है, 3 संधारित्र गया था ना। हाँ, C2 1/c2। हाँ हाँ, C2 तो रहेगा। ध्यान दो भाई, कल की कहानी ऐसी कुछ थी। ये था C1, ये था C2 और ये था C3। और ये तीनों एक दूसरे से बैटरी से क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। और जब बैटरी से हम जोड़ते हैं तो क्या होना शुरू हो जाएगा? आवेशित होना शुरू हो जाएगा। ठीक, और जब आवेशित होना शुरू हो जाएगा, आप बताओ, जब आवेशित होना शुरू होगा तो आई थी बोले थी, आप बता पाई थी? अब बताओ, जब आवेशित होना शुरू हो जाएगा तो इस पर कौन सी चीज बराबर रहेगी और कौन सी चीज बराबर नहीं रहेगी? रुक जाओ, जिससे पूछा गया वो बता रहे हैं। इसमें क्या चीज बराबर रहेगा? अगर ये आवेशित होना शुरू होंगे, जैसे मैंने बैटरी से इसको जोड़ दिया VC, ठीक है, तो क्या होगा? इस पर किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें बराबर होंगी, कौन कौन सी चीजें अलग होंगी? आप आई थी? क्या होगी? धारा की चर्चा नहीं हुई थी। अनु बताओ। आवेश से बराबर होगा। हाँ, और बोल्ट का क्या होगी? अलग अलग होगी। कल आप लोगों को बताया गया था यहाँ भी क्यू था, यहाँ भी क्यू था और यहाँ भी क्यू था। अर्थात आवेश हर जगह क्या होंगे? समान होंगे। और अगर आवेश हर जगह समान होंगे, यहाँ क्या बताया गया था? वोल्टेज V1 था, यहाँ का वोल्टेज V2 था, और यहाँ का वोल्टेज V3 था। ये तो बताया गया था। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी के सहारे न्यूमेरिकल हल होंगे। इसी पॉइंट के सहारे क्या हल होंगे? जैसे मान लो आपसे कह दिया कि तीनों पर आवेश की मात्रा बताओ, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा है। आप अगर एक कैपेसिटर पर आवेश की मात्रा निकालोगे तो वही तीनों पर हो जाएगा, लेकिन विभव का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। बस में यार, और विभव का मान आप निकाल तक पाओगे जब आप क्यू का मान निकाल पाओगे। ठीक है ना, ये सब चीज जानते हो आप लोग। तो मेरा तात्पर्य क्या है? तीनों संधारित्रों का जब संयोजन हम लोगों ने किया तो हमको ये मिला। तीनों संधारित्रों का संयोजन हमने किया तो हमको क्या मिला? 1/c तुल्य का मतलब समझ रहे हो? 1/c तुल्य, c माने तुल्य माने इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, 1/c इक्विवेलेंट, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है ना, ऐसे जानते रहा। मैं तुल्य नहीं लिखता हूँ, मैं इक्विवेलेंट ही लिखता हूँ, बट आप लोगों को मैं नोट्स में तुल्य लिखवाया हूँ। ठीक है ना, मैं जब भी करवाऊंगा ये करवाऊंगा, इसको आप जानते रहिएगा। इतना पक्का हुआ? बोलो अब आप क्या समझ रहे हो यहाँ पे?
अब आप ये समझो, थोड़ा सा महसूस करो मेरी चीजों को, ठीक है ना संतोष? एकदम इधर ध्यान दो, कुछ कुछ बातें करोगे। हाँ? अब ध्यान, जैसे हमारे पास 2 कैपेसिटर है, कितने हैं? 2 कैपेसिटर है, और दोनों को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूँ। चलो हमारे पास एक है 2 और एक है 4, एक है 2 और एक है 4, 2 कैपेसिटर है, हमने दोनों को किस क्रम में जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब ध्यान दो, हमको निकालना है 1/c इक्विवेलेंट। 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अब और होता तो और भी जोड़ देते हैं, है तो हमारे पास 2 ही, इनको हल करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं आंसर कितना आता है, ठीक है ना। चलो चेक करते हैं। तो 1/, क्या आया? c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? 4 एलसीएम हो जाएगा इसका, एलसीएम में आता है सबको। देखो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स गणित आप लोग जानते हो, जैसे एलसीएम हो गया, लॉगरिथम हो गया छोटा मोटा, उसके बाद कैलकुलेशन जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग हो गए, है ना, ये सब चीजें जानते रहो, ठीक है ना। 2 गुना 2 1 का 4 1 का 4 4 1 का 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा? 3/4 आएगा। ये बात ऐसे ही हल करना है। अब ये 3/4 1/c आया है। अगर हम केवल c की बात करें, c इक्विवेलेंट की, क्योंकि हमको जहां भी निकालना होगा, ध्यान दो अच्छे से, जहां भी निकालना होगा हम वहां 1/c नहीं निकालेंगे, बल्कि क्या निकालेंगे? c इक्विवेलेंट निकालेंगे। इसको हल करने के बाद इतना लास्ट में इसको ऊपर भेज देंगे। जब इसको ऊपर भेजोगे, दिमाग में सेट कर लो कि जब भी इसको हल करना होगा हम ये आंसर नहीं बताएंगे, हम आंसर क्या बताएंगे? हम c इक्विवेलेंट को ऊपर भेजेंगे, ठीक। जब इसको उल्टा करोगे c इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/c का उल्टा क्या? c। बोलो, जैसे कोई बोलता ना कि 2 का उल्टा क्या होगा, आप क्या बताते हो? 1/2। और कोई पूछे 1/2 का उल्टा बताओ, 2 ही हो जाएगा, है ना। पता नहीं, उल्टा मतलब ऊपर नीचे, ठीक है। और जब इसको ऊपर भेज दिए, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/3 हो जाएगी। अब ये हमारा राइट आंसर होगा, समझा? मतलब हमको ये मान बताना होगा, न कि ये मान बताना होगा, ठीक। अब आप बताओ 4/3 बराबर लगभग कितना आएगा? 1.33 3 3 1 का 3 3 1 का 3 3 हाँ 3 3 का 1.33 आएगा हमारा। अगर ये 1.33 आ रहा है, अब समझना ध्यान से, पहले वाले में कितना था? दूसरे वाले में कितना है? अब आप मुझे बताओ कि जो 1.33 जो वैल्यू आई है, 1.33 जो वैल्यू आई है, वो इनमें से जो सबसे छोटा वाला है, इनमें से सबसे छोटा वाला कौन है? 2। इनमें से छोटा वाला कौन है? 2 है, ठीक है ना। इससे भी छोटा कौन आया है? 1. ये छोटा है ना, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान, मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनोगे, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान, ठीक, सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम प्राप्त होता है। सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम प्राप्त होता है। अगर कोई कहे कि हमारे पास 5 संधारित्र हैं, कुछ ऐसे, एक का नाम है 3 माइक्रोफैराड, एक का नाम है 4 माइक्रोफैराड, एक का नाम है 5 माइक्रो, अच्छा 107, कोई कहे, ध्यान दो, ऑप्शन भी खराब सुना दो। अगर कोई कहे बताओ इसका मान कितना हो सकता है, आपके सामने आंसर है, ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 3 से कम, दूसरा ऑप्शन 7 से अधिक, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 5 से अधिक। करना है इसको? नहीं, ऐसे बताओ करना क्या है, क्या 3 से कम। अब इसमें क्या करोगे? पहला वाला ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है, समझ आ रहा है ना। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन करोगे, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी हमारे कैपेसिटर की, उससे भी कम प्राप्त होगी। अर्थात इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 3 है, और 3 से, यहाँ मैं लिखा हूँ 3 से कम प्राप्त होगी। अर्थात जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आने वाली है वो 3 से भी क्या होगी? कम होगी। बातें समझ आ रही है?
तो श्रेणी क्रम संयोजन से हम लोग बड़ी धारिता प्राप्त करेंगे कि छोटी धारिता प्राप्त करेंगे? छोटी धारिता। मतलब अगर आपको बड़े कैपेसिटर आपके सामने रखे हों और आपकी जरूरत हो किसकी? छोटे कैपेसिटर की, तो आप किस क्रम में जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। बोला करो, जब तक बोलोगे नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसको जानते हो सभी लोग। बोलने का जानते हो क्या होता है? बोलने का मतलब बच्चा एकदम एक्टिव हो, दिमाग को लगातार चला रहा है, और नहीं बोलोगे मतलब सोच ही नहीं देगा। समझ रहे हो ना? वही चीज है। पक्का हुआ नहीं? क्या बोला मैंने कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी, उसमें जो सबसे कम वाली वैल्यू होगी उससे भी कम प्राप्त होगी। इसका सीधा तात्पर्य है कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता मिनिमम प्राप्त होती है। समझ आ गया? कम से कम प्राप्त होती है। पक्का होगा सबका? तो इसका मतलब समांतर क्रम में क्या होगा? समांतर क्रम में क्या होगा? बढ़ जाएगा। समांतर क्रम में क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर श्रेणी क्रम में वैल्यू छोटी प्राप्त हो रही है तो समांतर क्रम में वैल्यू अब उतनी बड़ी प्राप्त होगी। कितनी बड़ी प्राप्त होगी? जितनी की सबसे बड़ी वाली होगी उससे भी। समझ आ? ये भी अंतर। इसमें जो सबसे छोटा है उससे भी कम मिलेगा, और उसमें जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा मिलेगा। पक्का हुआ? ठीक है। इतना लिखने के बाद आप नीचे एरो देकर के लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आप नीचे एरो देकर के लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में तो कल बताया गया था ना, उसमें क्या? चलो ध्यान दो अच्छे से। अगर मेरे पास सपोज करो, ध्यान दो सब लोग, ये मान लो कि 2 माइक्रोफैरड का है, ये भी मान लो 2 माइक्रोफैरड का है। चलो इसको हल करते हैं, थोड़ा सा हल करते हैं। 1/C बराबर 1/2 धन 1/, 1/C बराबर 1/2 धन 1/, और 1/2 2/2 होगा ना? हाँ, ये भी होगा ही। 1/C = 2/2 2 क्या होगा? कर गया। वैल्यू क्या है? 1/C = 1 तो C = क्या आएगा? 1 एक का उल्टा एक ही होगा। एक का उल्टा से क्या होगा? एक। आंसर को समझ कर अभी बताते हैं। चलो मान लो इधर हमें बोलो 3 है हमारे पास, इसका भी मान 2 है। मैं मात्रक नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग अपना लिख लीजिएगा। ये 3 है। 1/C = 1/2 + 1/2 + 1/2। कितना आएगा? ये कितना आएगा जोड़ने में? बोलो यार। 3/2। ध्यान दो, अगर नीचे समान रहे तो ऊपर वैल्यू क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो 1 2 3 3/2। सोचो आप लोग यहाँ पे गणित भी सीख रहे हो, जो आप लोग बचपन में नहीं सीख के आए हो, यहाँ सीख रहे हो, है ना? कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है फिजिक्स में, बहुत जरूरी होता है कैलकुलेशन। जो बच्चे कैलकुलेशन जानना होता है उसके लिए सवाल मतलब 50% हल पहले से हल हुए रहते हैं। और कैलकुलेशन जो बच्चा फंस गया तो समझ लो फिर समझ लो ना, मुंह लटका करके ऐसे नीचे लिखिएगा एग्जाम सेंटर से। इसका उल्टा कर दो, उल्टा करो। उल्टा करना नहीं आता है? यहाँ देखो, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। ऐसे सीधा आंसर बताओ कितना आएगा भैया? देखिए कितना आएगा? 8 4/4 आएगा। आप थोड़ा कंसेप्ट बनाओ। एक हम लोग को सेटिंग मिली, क्या मिली? ध्यान से देखो। जब हम लोग 2 ठो लिए थे तो क्या किया गया था? 2/2 हो गया। माने इसमें से 1 ठो उठाए हैं, 1 ठो उठाए हैं। देखो इसमें से हम 1 ठो उठाए हैं, उठा लिए, ठीक। और अपान क्या? ये आंसर देखो, ये 2/2 है ना। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ 1/C की, मैं सीधा बात कर रहा हूँ C की।
मैं सीधा बात कर रहा हूँ किसकी, जब आप सी की बात करोगे ये वाली वैल्यू ऊपर होगी और ये वाली वैल्यू नीचे होगी। कहते हैं एक आंसर आया, कम कंसेप्ट समझ आया। यहाँ देखो समझ में आएगा ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ दोनों दो दो ऊपर, अब संख्या समान है, आपको कौन है, यहाँ देखो यहाँ अलग अलग है। यहाँ आंसर क्या आया है, 2/, मतलब 3 लोग हैं, सभी लोग कितने कितने हैं, 2-2, सभी लोग कितने कितने हैं, 2-2 हैं। अब कई लोग हैं, 3 लोग, जितने लोग हों उतने से क्या कर दो, भाग कर दो। तो मैं एक संख्या पकड़ो, ये कब के लिए है, जब सभी समान हो, जब सभी यानी सभी 2-2 हो, जब सभी 3-3 हो, जब सभी 4-4 हो, समथिंग ऐसा वैल्यू अगर आपके सामने आएगा और आपको क्या करना है, जोड़ना हो, तो आप क्या करोगे, सीधा एक वैल्यू को पकड़ोगे। हमने एक वैल्यू को पकड़ लिया, कितने लोग हैं पूरा, उतने लोग हैं, भाग कर दोगे, सीधा आंसर लिखो। समझ में आया? फिर से समझो इधर वाला सवाल, इधर वाला सवाल, सी बराबर क्या आएगा आंसर, 4/, कौन सा 4 पहले होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और फिर गिनती वाला होगा। 4/, का आंसर कितना आ जाएगा हमारा, एक माइनस आ जाएगा। समझ में आ रही बात? मैंने इसका आंसर बताओ बिना सॉल्व किए। एक 5/4, वेरी गुड, सही है ना, पक्का हुआ। मतलब ये 5 हम रखे हैं कौन, पहले हम वैल्यू को 1 रखे हैं, फिर गिनती को रखे हैं, समझ आया? अर्थात अगर हमारे पास कई सारे संधारित्र जिनकी धारिताएं आपस में समान हो, उनकी तुल्य धारिता अगर निकालनी हो तो हम क्या निकालेंगे, उनकी तुल्य धारिता C या C' C/N। क्या करोगे, ये फार्मूला मैंने आपको दे दिया, ध्यान दो, इसकी सहायता से मैंने आपको एक फार्मूला दे दिया कि अगर हमारे पास कई सारे संधारित्र हों, सभी की धारिताएं आपस में क्या हो, समान हो, तो तुल्य धारिता का मान निकालने के लिए ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, क्या करोगे, एक संधारित्र की धारिता ले लोगे और जितने नंबर आप संधारित्र का एक्सेप्टर होंगे उतने से भाग कर दोगे। पक्का हो गया? पक्का हुआ सबका? एकदम आवश्यक है, पक्का हो गया सबका? ठीक है, लिखो इसको नीचे, तीसरा एरो देकर के लिखो, नेक्स्ट एरो देकर के लिखो, लिखिएगा। यदि कई संधारित्र जिनकी धारिताएं समान हों, तो उसके लिए तुल्य धारिता का मान C equivalent is equal to C/N। ऐसे लिख लो, बॉक्स में लिखा हूं, C equivalent is equal to C/N होता है। C equivalent is equal to C/N होता है। इस समय मैंने आपको कितने पॉइंट बताया, 3 पॉइंट बताया। कौन कौन से? पहला पॉइंट क्या बताया कि श्रेणी क्रम में जो न्यूनतम वैल्यू होती है उससे भी कम प्राप्त होगी, पहला। दूसरा आपको मैंने बताया कि सभी संधारित्रों को उल्टा करके जोड़ा जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर समान संधारित्र लगे हों, एक संधारित्र को पकड़ो और उसमें जितने लोग लगे हों उनमें से क्या कर दो, भाग कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? ये तो था 3 संधारित्रों का संयोजन। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 संधारित्रों का संयोजन, और इसको लोग खुद ही समझते हैं। 2 संधारित्रों का संयोजन पोटेंशियल बनाओ, 2 का यूज ज्यादा होता है। इसी में हम लोग दूसरा नंबर हेडिंग करेंगे। अभी हम लोग 3 का श्रेणी क्रम में ही
श्रेणी क्रम में ही हम लोग 3 के लिए पढ़े हैं, है ना? जो थ्योरी पढ़े कितने के लिए पढ़े? 3 के लिए। अब हम कितने 2 संधारित्र के लिए, कितने संधारित्र के लिए? 2 संधारित्र के लिए पढ़ते हैं। फॉर 2 कैपेसिटर्स, फॉर 2 कैपेसिटर्स हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं समथिंग ऐसे, और इसको हमने क्या किया है, बैटरी से जैसा कल किया गया था सेम टू सेम करूंगा, कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। हाँ फॉर 2 कैपेसिटर, ठीक है ना? 2 संधारित्रों के लिए अगर हम 2 संधारित्रों को लें, एक का नाम है C1, एक का नाम है C1 और दूसरे का नाम है C2। अब इनको मैंने क्या किया, जैसे कल किया था मैंने सेम टू सेम करूंगा, कोई चेंज नहीं करना है, और आप लोग मुझे बताएंगे कि कैसे कैसे करेंगे। C1 और C2 और इसको मैंने जोड़ दिया बैटरी से। 2 कैपेसिटर है हमारे पास, इनको मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, और उसको मैंने एक बैटरी से क्या किया है, कनेक्ट कर दिया। जब मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो यह आवेशित होना शुरू होगा, और जब यह आवेशित होना शुरू करेगा तो प्रियांशु बताओ इस पर कितना आवेश आएगा, इस पर कितना आवेश आएगा? बराबर बराबर आएगा। वेरी गुड। यहाँ का भी आवेश क्यू होगा, यहाँ का भी आवेश क्यू होगा। आप बताओ विभव का मान क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो एक का हम C1 वाले को मान लेते हैं V1, एक को मान लेते हैं V1 और दूसरे को मान लेते हैं V2। ठीक, ध्यान देना कल हम लोग जब 3 संधारित्र के लिए कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था सबसे पहले, बोलो भाई? पहले संधारित्र के लिए ये लिखा था ना? हाँ जो भी लिखा पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए पहले संधारित्र के लिए क्या कहानी लिखा था मैंने? V1 इज इक्वल टू Q बाई C1। वेरी गुड। क्योंकि जानते हैं कि V बराबर Q बाई C होता है। V बराबर क्या होता है? Q बाई C होता है। तो V1 इज इक्वल टू Q बाई C1। यहाँ Q1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आवेश बराबर है, आवेश आपस में क्या है? ध्यान देना C1 C2 ये अलग अलग धारिताएं हैं, V1 अलग अलग हैं, बट ये क्या है? बराबर है। समझा? ये V का मतलब V बदल गया किसमें? V1 प्लस V2 में। ध्यान दो, जैसे आपके पास मैंने तो बताया था कि 6 वोल्ट की बैटरी आप लोग 6 वोल्ट की बैटरी लोगे तो यहाँ का विभव अलग होगा और यहाँ का विभव मान लेते हैं कि अगर यहाँ 5 वोल्ट आया, सॉरी 3 वोल्ट आया तो यहाँ भी कितना वोल्ट होगा? 3 वोल्ट। लेकिन अगर यहाँ 4 वोल्ट आएगा तो यहाँ कितना होगा? 2 होगा। वेरी गुड। क्योंकि हम 6 वोल्ट की बैटरी लिए हैं, विभव का मान अलग अलग होगा। तुम्हारा ना सभी पर विभव का मान क्या होंगे? पर डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है। ऐसे क्या हो सकता है यहाँ भी 3 वहाँ भी 3? हाँ मतलब अगर कैपेसिटर बराबर हो जाए तो, अगर C1 C2 के मान बराबर हो जाएंगे तो V1 V2 के मान भी आपस में क्या होंगे? बराबर ही हो जाएंगे। लेकिन अगर C1 C2 के मान अलग अलग है तो V1 V2 भी क्या होगा? अलग अलग होगा। क्लियर है ना? चलो V1 का मान हो गया पहले संधारित्र के लिए, ठीक है ना? संतोष बताओ दूसरे संधारित्र के लिए क्या होगा? V2 इक्वल टू Q बटा C2 Q बटा C2 क्यों की क्यों क्यों Q बाई C2 क्यों क्या हो गई? C बटा 2 अरे C2 क्यों बटा C2 एक से करवाइए। इतनी बात समझ आई? पहले संधारित्र की दूसरे संधारित्र की, कल ऐसे हम लोग 3 संधारित्र लिखे थे, V3 भी लिखे थे। आज हम लोग 2 ही कर रहे हैं, बल्कि आज सरल है। ठीक, अब बताओ ये जो वोल्टेज है ना, ये 2 भागों में क्या हुआ? बढ़ गया। मैंने कहा जब मैंने 6 लिया था या 3 और 3 में, सॉरी ये 4 और 2 में बट गया। जब मैंने 6 लिया था, हो सकता है ये भी हो सकता है कि 2 और 4 में बट जाए। जब मैं 6 लिया था तो हो सकता है 5 और 1 में बढ़ जाए। मतलब मेरा ये जो वोल्टेज है ना, ये बढ़ तो रहा है बट अलग अलग वोल्टेज बढ़ रहा है। मतलब इसका मान V का मान V1 प्लस V2 के मान के क्या होगा? बराबर होगा। समझ आ रहा ना? तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि V इक्वल टू V1 प्लस क्या? V इक्वल टू V1 प्लस, अच्छा ये भी लिख सकते हैं ना तुल्य धारिता के लिए।
तुल्य धारिता के लिए क्या लिखेंगे? तुल्य के लिए क्या होगा? V इक्वल टू क्या लिख सकते हो? Q बाई C तुल्य और C इक्विवेलेंट, ठीक है ना? इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? बोलो यार, अब तो जोड़ना है ना दोनों को। यहाँ फार्मूले के अनुसार ये v की वैल्यू हो गई, हमने माना इसको, ये v की वैल्यू मान लिया। इसको v1 की वैल्यू कितना रखो? इतना रखो। v2 की वैल्यू इतना रखो। तो q बाई c1 प्लस q बाई c2। यहाँ दोनों से q कॉमन कर लो, q दोनों से कॉमन कर लो। जब कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा? C1 C2 कौन अपन C1 ये बचेगा। क्यों से क्यों कट जाएगा? काटने में तुम तो तेज कट गया जहां तुम। अब वैल्यू क्या बची? 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जैसे हमने कल किए थे वही किया हूं कुछ, बट दो का मैं अलग से करके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि परीक्षा में ये दो के लिए करने के लिए आता है, ठीक है ना? कि दो संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दो संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपको ये करना होगा, तीन संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो कल वाला करना होगा, ठीक? तो 1/C1 प्लस 1/C2। अब आप ध्यान दो, यहां पर थोड़ा सा हम लोग कुछ और इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर मुझे यहाँ अगर हमें यहाँ C इक्विवेलेंट का मान ऊपर भेजना हो तो बताओ इसका मान कैसे हल होगा? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ध्यान से करो बढ़िया से। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल, ठीक है? नीचे एलसीएम इनका ले लो। एलसीएम क्या आएगा? C1 C2। जब हमारे पास संख्या नहीं होती है तो हम लोग उसका मल्टीप्लाई करके क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। जैसे कोई पूछे कि x और y का एलसीएम क्या होगा? x y बताओ। समझ? x का सम सॉरी x का एलसीएम क्या होगा? केवल x होगा। अब यहाँ x बार मत कर देना, क्योंकि यहाँ संख्या क्या है? समान है, ठीक है ना? क्या होगा? पूरा तो ढक्कन खोल के हवा ले रहे हैं। जब हमारे भाई नहीं आनी चाहिए ना? जब हमारे आने से मतलब आपका दिमाग 50% पहले से डाउन हो चुका होता है, समझ रहे ना? किसी को देखो जो आए थे, जिसको देखो जो आए थे, इसका मतलब उस समय उसके अंदर बॉडी, हाँ मतलब वो एक्टिव नहीं है, सीधे समझ लो। ये सब जानते हो या फिर कहीं ऐसी जगह बैठे रहते जहाँ खाली है, वहाँ अपना लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और आप सुबह सुबह पानी में पी करके 1 लीटर मार करके तब आया करो, है ना? ऐसे मत आया करो, ऐसे आ जाओगे दिमाग, पढ़ाई के साथ साथ दिमाग का चलना बहुत जरूरी होता है। कोचिंग आ गए बहादुरी नहीं है, कोचिंग आकर के 1 घंटे सही से तैयारी करना ये बहादुरी होती है कि नहीं? और पता चला आ करके यहीं ढक्कन खोल करके हवा ले रहे हो, क्या होगा? पानी पिए क्या है? शरीर को पानी पता, रात में बेचारा शरीर, आप शाम को पानी पी कर सोए थे, आपकी बॉडी ने पूर्ण रूप से आपकी पानी क्या क्या कर लिया है? यूज कर लिया होता है। सर सो के उठे तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। अब हम वही कह रहे हैं, तुम सो कूदो मगर रख कर रात मार दो। रात में प्यास लगती तो लोग सबकी रात को हाँ पीना चाहिए, बट हम तो 5 मिनट उठ करके पियो, क्या दिक्कत? वो ऐसे भी पानी पीना होता है तो कोई तुरंत ऐसा नहीं, आम नींद खुली वो नींद खुलेगी, थोड़ा सा रिलैक्स होगा तो ही पीता है। पानी में आप लोग पियो, पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, और आपकी बॉडी को किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जब आप सुबह सुबह पानी अगर आप सुबह सुबह पानी नहीं पी जाते हैं तो क्या होगा? आपके शरीर में पानी
नहीं है, नहीं। और आपको समझो आप किस बॉडी रात भर पानी का क्या की है, यूज की, क्योंकि बिना पानी के काम करने वाली नहीं, क्योंकि सभी को इसका पानी की आवश्यकता होती है। आप लोग बायोलॉजी वाले ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, है ना। उसका में कितने परसेंट पानी होता है, बॉडी में कितने परसेंट पानी होता है, सब आप लोग जानते हैं। उसके साथ ही साथ सुबह सुबह आप आए चले आए कोचिंग, सुबह सुबह उठे चले आए कोचिंग, आपका शरीर में पानी है ही नहीं है स्टमक में, और अब आपके शरीर क्या चाह रही है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप कहाँ से ले रहे हो, नाक से। ऑक्सीजन कहाँ से आता है, कैसे से लेते हो, ऐसे लेते हैं, हमेशा नाक से जाता है। शुद्ध ऑक्सीजन लेना है तो कहाँ से लेना है, नाक से। अगर शुद्ध लेना है तो मुंह से लोगे, मुंह में कोई फिल्ट्रेशन नहीं लगा, सीधा अंदर ऑक्सीजन गंदा गंदा चला जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स लगे हैं नाक में, नाक का काम क्या है, फिल्टर करके ले जाना है ना। आप लोग देखे होंगे इसमें गंदगियां बैठ जाती है, अगर आप किसी धूल वाले क्षेत्र में चले जाओ, है ना, तो गंदगियां बैठ जाती है नाक में। जब आदमी निकालता है उसको हैंडपंप जा करके देखोगे वहां गंदगी निकल जाती है, ना। तो आप सांस ले रहे थे नाक से, अब नाक से उतना सांस नहीं जा पा रहा था, क्योंकि हमारे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन जरूरत है। जो ऑक्सीजन पानी दे देता अंदर ही अंदर, ठीक है, बहुत सारा पानी भी देता है ऑक्सीजन, अब वो है नहीं। अब क्या कर रहा है, नाक वगैरह ले रहा है, अब शरीर को एक्सेस की जरूरत है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, उतना नाक दे नहीं पा रहा है। तब आपका क्या होता है, ढक्कन खुल जाता है। कौन सा ढक्कन, मुंह वाला। तब आप क्या करते हैं, आप आराम से ऑक्सीजन क्या किया, गया। आपका एक बार जरूरत पूरी हो गई शरीर में, पूरी एक बार की जरूरत पूरी हो गई। फिर आप बैठे रहोगे, फिर धीरे धीरे क्या होगी, शरीर में कमी होगी, फिर आपका ढक्कन खुलेगा, समझ ना। और ये तब तक खुलता रहेगा जब तक पानी नहीं पियो, ये बात जानते रहो, ऐसा चीजें। अब ध्यान दो, इधर जमाई वाई मत लिया करो, मैं आपके सामने पढ़ाता रहता हूँ, कभी भी जमाई आ जाए बताना। हाँ, खड़े हो गए इधर उधर, कुछ मान ली कभी हो गया नहीं पता है, बट मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ये कभी नहीं देखोगे गुरु जी खड़े हैं और यही जमाई लिए पढ़ा रहे हैं, नहीं बोलते। चलो देखो इधर सब लोग समझो, C1 है C2 है, C1 है C2 दोनों का एलसीएम एकदम एक्टिव रहा करो, है ना। जैसे जब बाराती वाले रसगुल्ला लगाने लगते हैं, घराती वाले नहीं, जैसे आप बाराती वाले उतर गए, खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, रसगुल्ला पता नहीं चल रहा है कि काउंटर लगा है कि नहीं लगा, सब शांति से खड़े रहते हैं। लेकिन जब घराती वाले क्या लेके आते हैं, नाश्ता लेकर के आते हैं, उधर कोई ठेला पर रसगुल्ला लेके आ रहा है, कोई क्या कर रहा है ना, आई डोंट नो। उस समय पूरे बारातियों का कंसंट्रेशन कहाँ होता है, सीधा वहीं होता है, ठीक है ना। अब उनका दिमाग सीधा वहीं पे काम कर रहा है। कोई ये नहीं सोचता कि मेरा जो छोटा वाला भाई आया था वो कहाँ होगा इस समय, पता ही नहीं है। हम कौन सी गाड़ी से आए थे, वाली गाड़ी कहाँ गई पता नहीं है ना। दूल्हा भी कहाँ होगा, कोई फर्क, चाहे दूल्हे का भाई क्यों ना खड़ा, एक बार उसके दिमाग में क्या आएगा, देखिए क्या कर इतना कंसंट्रेशन तुम लोग यहाँ लगा के बैठो, जितना रसगुल्ले लगता है वहां पे, और सब कुछ भूल करके उतना कंसंट्रेशन यहाँ लगा के बैठो, दिमाग तेज रहेगा और मजा आएगा पढ़ने में। चलो एलसीएम लेते हैं, C1 और C2 एलसीएम ले लिए। अब ध्यान दो, C1 का भाग करो, C1 कट जाएगा, C2 आएगा। इसका मतलब ऊपर क्या बचेगा, C1 प्लस C2 ही बचेगा, या C2 प्लस C1, जो भी करो, बात यही है। अब बताओ, इसको हम उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको 1/C नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, C चाहिए। तो C को ऊपर ले लो, जब इसको ऊपर ले लो, यह तो उल्टा हो जाएगा, इसको उल्टा कर रहे हो तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब ध्यान दो, दो संधारित्रों के लिए अगर भिन्न भिन्न संधारित्र हैं, अलग अलग संधारित्र की धारिताएं हैं, अलग अलग धारिता वाले संधारित्र हैं, अगर उनको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा तो क्या करोगे, ऊपर दोनों का गुणा करो, नीचे दोनों को जोड़ दो और सीधा आंसर ले लो। जैसे ध्यान दो, हमारे पास यहाँ है 1 2 2 1 2 3, समझ रहा है। अब आप क्या करोगे, कहोगे गुरु जी ऐसे इसे हल करें, नो यार ऐसा मत हल करो, 1/2 लिखोगे, फिर 1/3 लिखोगे, दुनिया भर का बवाल करोगे। है कितना हमारे पास,
2 है कितना हमारे पास? सीधा क्या करो, 2 का गुणा 3 में करो, 2 तिहाई, ऐसे सीधा आंसर लिखो, C बराबर 2 तिहाई 6 और 3 2 समझ ना। अगर हमारे पास 2 संधारित्र हो, एक का मान 12 हो, एक का मान 11 हो, तो बताओ क्या होगा? बोलो भाई। अब दोनों का क्या करो, ऊपर गुणा कर दो, तो 12 1 का 12 का 12 1 का 12 और 1 13 132 बटा कितना? 11 12 23 आंसर आ गया। यही चीज आपको बड़ा करना पड़ेगा। अब आप इस फार्मूले का यूज करके सीधा क्या करोगे, आंसर छापोगे। तो दिमाग में सेट रखो, दिमाग में सेट रखो क्या कि 1/c 1/c नहीं लगाना है 2 के लिए, सीधा लिखो C1 C2 C1 प्लस, और फार्मूला भी मत लिखो, सीधा आंसर लिखो। भी तो ऐसा कर सकते हैं ना, क्या करोगी? C3 के लिए हाँ C3 लिए भी कर सकते हैं। C3 लिए करेंगे तो क्या आएगा मान? C1 C2 C3 अपान C1 प्लस C2 प्लस C3। ये पहले समझ में आया 2 के लिए, तकलीफ तो नहीं किसी को। इतना 2 के लिए पहले कर लो तो बताते हैं 3 के लिए, जल्दी करो तो थोड़ा स्पीड में।